हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेटाजू की मुलाकात होली लैंड के प्रिजन के अंदर जाओ जी के बड़े भाई जाओ ही के साथ होती है, जिसे एसेटाजू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दिया था। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी जाओ ही को ये नहीं पता था कि आखिर उसने टैलेंट सेट की सीक्रेट टेक्निक को सीखा कहाँ से था। और इस बारे में पता लगाने के लिए एसेटाजू उसके सोल सीरियलम के अंदर चले गए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक ओल्ड मैन के साथ होती है जो कि टैलेंट सेट और मास्टर जूजियन के बारे में काफी कुछ जानता था। इवन उसे टैलेंट सेट की सारी सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में भी पता था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का ये सीजन बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है, जिसके चलते अब ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब से मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज की डेली दो एपिसोड्स अपलोड करने की। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत ही जल्द हमें टैलेंट सेट के गद्दार के बारे में भी पता चलने वाला है, जिसने टैलेंट सेट को धोखे से खत्म करवाने की कोशिश की थी। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ वो ओल्ड मैन एसेटाजू को चाय सर्व करते हुए कहता है, वैसे तो आम लोगों को ये चाय पीने की औकात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम टैलेंट सेट के ओनर हो तो इसलिए तुम भी ये चाय को पीना डिजर्व करते हो। जिस पर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी ये चाय इतनी ज्यादा खास है। और ये कहते हुए एसेटाजू वहाँ पे चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे चाय की कुछ पत्तियां अपीयर होती हैं, जो कि सीधा वहाँ पे चाय के कप के अंदर चली जाती हैं। असल में ये उसी पेड़ की चाय की पत्तियां थी, जो कि 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ही उगता था। और जैसे ही एसेटाजू वहाँ पे पत्तियों की मदद से चाय को तैयार करते हैं, तो उस चाय के ऊपर वो ट्री भी स्पिरिचुअल फॉर्म में बनकर आ गया था, जिसे देखकर उस ओल्ड मास्टर की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। जो देखकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि मेरी चाय तुम्हारी चाय से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। और ये कहकर एसेटाजू ने अपने चाय का कप उसी बुढ़ाऊ की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे देखकर तो बेचारे उस ओल्ड मास्टर की बोलती वहाँ पे बंद हो चुकी थी। वो बहुत ही मुश्किल के साथ बोलते हुए कहता है, क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई ये चंजीरियलम की टी है, जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक को भी दांव पे लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं? इवन जब मैं अपने प्राइम में था, मैंने भी इसे बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये कहीं से भी नहीं मिल पाई थी। और तुम यहाँ पे इतनी आसानी के साथ इसे मुझे दे रहे हो, यानी कि ये चाय तुम्हारे पास काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ये वाकई अनबिलीवेबल है। अब धीरे धीरे मुझे वाकई लग रहा है कि तुम टैलेंट सेट के लीडर हो। और ये कहकर वो बुढ़ा वहाँ पे चाय की खुशबू को सूंघते हुए कहता है, उफ क्या खुशबू है, ऐसी कमाल की फ्रेगनेंस और ओरा तो आज तक मैंने किसी भी चाय के अंदर नहीं देखा। वाकई मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो आज मुझे यहाँ पे ये चाय पीने का मौका मिल पा रहा है। लेकिन ये कहकर जैसे वो बुढ़ा वहाँ पे उस चाय को पीने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो एसेटाजू चाय के कप को वहाँ पे उसे दूर करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, अगर तुम इस चाय को पीना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे वो ओल्ड मैन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए एसेटाजू से कहता है, तो जैसा कि मैंने सुना था, इस चाय को भी पाना तो वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन अपनी कहानी बताते हुए एसेटाजू से कहता है, तो इस कहानी की शुरुआत आज से 10 लाख साल पहले हुई थी, जबकि नाइन्थ और सभी रियल्म्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। पूरा का पूरा यूनिवर्स उस खतरनाक तबाही की लपेट में आ गया था, और उस खतरनाक जंग का एक हिस्सा मैं भी था। लेकिन जंग के दौरान ही मैं बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, और काफी सारे लोग मेरे शिकार करने के लिए मेरे पीछे भी पड़ चुके थे। अब वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम जाओडी था, उसके ऐसा कहते ही हमें 10 लाख साल पहले का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीप यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। और जैसे जाओडी वहाँ पे घायल होता है, तो वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अचानक से उस समय किसी ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सीधा ध्यान वो होली लैंड के केव के अंदर आके गिरा था। और क्योंकि जाओडी वहाँ पे उस समय बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए उस समय वहाँ पे उसके पास ज़ियान वो होली लैंड में रुकने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए जाओडी ने वहीं पे रुकने का डिसाइड कर लिया था, और वो वहाँ पे उस केव के अंदर जाते हुए खुद को वहाँ पे हील करने लगा था। जहाँ इसी तरह से वहाँ पे खुद को हील करते हुए उसे वहाँ पे काफी सारे साल गुजर चुके थे। सालों साल इसी तरह से गुजरते रहे, लेकिन जाओडी के जख्म थे कि वहाँ पे मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते मुझे वहाँ पे खुद को हील करते हुए 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय गुजर गया, और अब मैं वहाँ पे यंग मैन से एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इवन मेरी मौत का समय भी बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। अब किसी भी समय मेरी सोल इस शरीर को छोड़ सकती थी, लेकिन तब तक मैं काफी हद तक खुद को रिकवर कर चुका था। और उसी के साथ साथ मैंने वहाँ पे बैठे बैठे ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि बहुत जल्द मेरा सामना टैलेंट सेट के किसी डिसेबल के साथ होने वाला है, जो कि खुद मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। लेकिन वो कब आने वाला था इसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। और अभी मैं उसी केव के अंदर बैठा हुआ ये सब प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो पूरी की पूरी केव ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, और एक गोल्डन स्लैश सीधा आकर मुझे वहाँ पे हिट कर गया था। ये सब वहाँ पे इतना जल्दी और अचानक से हुआ था कि मुझे वहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। इसलिए जैसे वो गोल्डन स्लैश आकर मेरे साथ टकराया था, तो उसी समय मेरी मौत हो गई थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉक भी हो गया था, जिसमें मेरी पूरी की पूरी बॉडी भी जलकर राख हो गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरी सोल अभी तक भी जिंदा थी। वहीं मेरे ऊपर गोल्डन स्लैश से हमला करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जाओ ही था। और जाओ ही अपने उस खतरनाक अटैक को चलकर अपने छोटे भाई जाओ जी से कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा ये अटैक? जिसपे जाओ जी भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए जाओ ही से कहता है, मानना पड़ेगा बिग ब्रदर, आपका ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा कमाल का था। आप तो पहली बार में ही अपने इस खतरनाक अटैक को चलने में कामयाब हो गए।
है। हालांकि ये कहते हुए जाओ जी की फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं मास्टर जाओ जी जिसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कह रहे थे, बदतमीज बच्चों, क्या तुम लोगों में इतनी भी अकल नहीं है कि ऐसे ही किसी चीज के ऊपर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। लेकिन अब क्योंकि मास्टर जाओ जी एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, तो इसलिए उन दोनों भाइयों में से कोई भी वहाँ पे उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था, जो देखकर मास्टर जाओ जी भी वहाँ पे समझ चुके थे कि अब यहाँ पे उनके ऊपर गुस्सा करना बेकार है। और ये कहकर मास्टर जाओ जी उन दोनों को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं, जहाँ उन दोनों भाइयों में से जाओ ही की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर मास्टर जाओ जी भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा ये लड़का वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मैं यहाँ पे खुद को इसके सोल सीरियलम के साथ जोड़ देता हूँ तो मैं एक तरह से दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। जब तक टैलेंट सेट का वो डिसेबल मुझसे मिलने के लिए नहीं आ जाता, तब तक तो मुझे इसी का ही सहारा लेते हुए जीना होगा। और ये कहकर मास्टर जाओ जी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वहाँ पे जाओ ही के सोल सीरियलम के अंदर चले गए थे। जहाँ जैसे मास्टर जाओ ही के सोल सीरियलम के अंदर जाते हैं तो अचानक से हम देखते हैं कि जाओ ही को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब महसूस होने लगा था। लेकिन जाओ ही वहाँ पे ज्यादा कुछ उसके बारे में सोच पाता, उससे पहले ही वहाँ पे उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जो देखकर मास्टर जाओ भी वहाँ पे उदास होते हुए तजू को बताते हैं कि ये भला किसने सोचा था कि जाओ ही का छोटा भाई जाओ जी अपने बड़े भाई से इतना ज्यादा जलता होगा, जिसकी जलन वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने वहाँ पे उस समय बहुत ही चालाकी के साथ अपने ही बड़े भाई को पॉइजन दे दिया था। और जैसे वो पॉइजन उस समय वहाँ पे जाओ ही की बॉडी के अंदर एक्टिवेट हुआ था, तो धीरे धीरे जाओ ही की भी मेरी तरह वहाँ पे मौत होने लगी थी। लेकिन तब तक जाओ ही को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उसे धोखे से पॉइजन देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई जाओ जी ही था। इसलिए बेचारा जाओ ही वहाँ पे टूटे दिल के साथ अपने छोटे भाई जाओ जी से सवाल करते हुए पूछता है, जाओ जी आखिर तुमने ये सब क्यों किया? जिसपे जाओ जी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, ये सब अब तुम जानकर क्या करोगे, वैसे ही अब यहाँ पे थोड़ी देर में तुम्हारी मौत हो जाने वाली है। और जाओ जी के ऐसा कहने तक तो हम देखते हैं कि वाकई जाओ ही वहाँ पे नीचे जमीन पे लेट चुका था, इवन उससे वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था। और जैसे जैसे वो पॉइजन वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर फैल रहा था, वैसे वैसे उसे वहाँ पे अपने बॉडी के अंदर और भी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे जाओ ही के सोल सीरियलम का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे उसकी बॉडी के साथ साथ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था। और मास्टर जाओ जिन्होंने अपनी सोल को वहाँ पे पूरी तरह से जाओ ही के सोल सीरियलम के साथ जोड़ लिया था, उस पॉइजन का उनके ऊपर भी काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था, जो देखकर मास्टर जाओ वहाँ पे अपनी पास को रिलीज करते हुए खुद से ही कहते हैं, अब इस लड़के को बचाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए इसकी मरीनेस को सील कर दूं और इसकी मरीनेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइजन को भी इसकी बॉडी से बाहर निकाल दूं। लेकिन मेरा ऐसा करने से भले ये पॉइजन इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। एक तो ये अपनी पूरी कल्टीवेशन को खो देगा और इसकी कल्टीवेशन जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी, इसकी पोजीशन, इसकी लेगेसी, इसका सारा नॉलेज है, सब कुछ एक ही झटके में इससे छिन जाएगा। और क्योंकि उस समय मास्टर जाओ के पास खुद को और उसे बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उस समय उन्होंने वहाँ पे जाओ की मरीनेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी और उसकी जान बचाई थी। जो देखकर तो जाओ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने बड़े भाई की बॉडी के ऊपर पाँव रखते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारी सारी पोजीशन, तुम्हारा सारा नॉलेज है, इवन तुम्हारी हर एक चीज के ऊपर मेरा हक होगा। फादर को तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, लेकिन अब मैं बनूंगा अपने फादर का सबसे प्यारा बेटा, और देखना कैसे मैं तुम्हारी जगह लेते हुए कैसे मैं ज़ियानवू होली लैंड का बेस्ट सेंट बनकर दिखाता हूँ। अब इस पूरे के पूरे ज़ियानवू होली लैंड के ऊपर राज करने की बारी मेरी है। वहीं ये सारी बातें बताते हुए मास्टर जाओ वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे, जबकि अंसर भी वहाँ पे बैठे हुए उनकी सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे, जिसके साथ ही उन्हें वहाँ पे अपने पहले सवाल का जवाब तो मिल चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होते रहे, इनॉग्रेशन सेरेमनी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाओ फेंग ने उस स्टैचू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर ज़ियानवू होली लैंड के डिसेबल्स आपस में वहाँ पे खुसर फुसर करते हुए कहते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी वाली जगह को तो इस लड़की ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, अब सेंट अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी का क्या करेंगे? जिसपे दूसरा डिसेबल भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इनॉग्रेशन सेरेमनी में तो अब बस कुछ दिन ही बाकी बचे थे। इस लड़की ने हमारे सेंट का सारा प्लान तबाह कर दिया, और कमाल की बात तो ये है कि हमारे सेंट को भी इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा। वहीं उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के बाद बर्निंग क्रो वहाँ पे सीरियस होते हुए उस सेंट से कहता है, इस स्टैचू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके हमने तुम्हारे ज़ियानवू होली लैंड को पूरी तरह से खतरे से बाहर निकाल दिया है। अब से तुम्हारे ज़ियानवू होली लैंड को किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं बर्निंग क्रो की सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जाओ जी को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि वो चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर ले, लेकिन वो यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जाओ जी को वहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि चाओ फेंग की सीक्रेट टेक्निक है, उसकी कैचिंग स्पिरिट आई टेक्निक से कैसे बच गई, और वो दोबारा से वहाँ पे अपनी सीक्रेट आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए खुद से ही कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की की टेक्निक को मेरी सीक्रेट आई टेक्निक भी नहीं देख पाई। और ये कहकर जाओ जी वहाँ पे बार बार अपनी स्पिरिट आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चेक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन अब इस सबका भला क्या ही फायदा हो सकता था। इसलिए वो वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है, लेकिन इस लड़की ने इतनी जल्दी किया क्या था? क्या इस लड़की की वो टेक्निक है मेरे लेवल से कुछ ज्यादा हाई थी, इस वजह से मैं उसे नहीं देख पाया, या फिर उसकी कोई और वजह थी? अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने तो उस टेक्निक को सीखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, पर इतना ज्यादा नुकसान हो जाने के बाद भी मुझे यहाँ पे कुछ भी हासिल
नहीं हो पाया। और ये सब सोचते हुए बेचारा जाओ जी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुका था, जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे पलटकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब तो तुम्हारी जान वो होली लैंड के ऊपर मंडरा रहा खतरा भी टल चुका है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ जी जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर हंसते हुए चाओ फेंग से कहता है, नहीं नहीं, किसने कहा कि मैं उदास हूँ? मैं तो वाकई आपके इस कारनामे के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बस आपकी इस्तेमाल की हुई टेक्निक के बारे में सोच रहा था। आपने अभी अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, और मैं बस यहाँ पे उसी टेक्निक के बारे में ही सोच रहा था। पहले तो मैंने बस टियाना सेट की पावर के बारे में सुना था, और आज आपके इस पावरफुल अटैक को देखकर मुझे वाकई यकीन हो गया कि वाकई टियाना सेट का कोई भी मुकाबला नहीं है। अब से तो मैं आपको और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। अब जाओ जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे पलटकर स्माइल करते हुए उससे कहती है, तुम तो हमारी टेक्निक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या तुम मुझसे इस टेक्निक को सीखना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाने के लिए रेडी हूँ। अब चाओ फेंग की ऑफर सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे जाओ जी की तो आंखें वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं। इवन देखने से ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पे इमोशनल होते हुए बस कभी भी रो देगा, क्योंकि वो जिस टेक्निक को देखने के लिए सिर्फ इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था वही टेक्निक अब उसे चाओ फेंग सामने से सिखाने की बात कर रही थी। इसलिए बेचारे जाओ जी का इमोशनल होना तो बनता ही था। इवन चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओ जी वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि चाओ फेंग उसे वहाँ पे अपनी गोडेस की तरह दिखाई दे रही थी। इसलिए वो जल्दी से चाओ फेंग के सामने अपना सर झुका करे उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, सीनियर क्या आप वाकई मुझे वो टेक्निक सिखाओगी? वहीं ये सब सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी सीरियस होकर चाओ फेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे पूछता है, सीनियर सिस्टर क्या वाकई इसे वो टेक्निक सिखाने जा रही हो? जिस पे चाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए माइंड टू माइंड उसे जवाब देते हुए कहती है, नहीं बेवकूफ कहीं के, तुम बस देखते जाओ मैं आगे इसका क्या हाल करती हूँ। जबकि जाओ जी का तो सपना ही वहाँ पे पूरा हो चुका था। वो अपने मन में कमीनी स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, बस एक बार मैं उस टेक्निक को सीख लूं, उसके बाद तो मैं टियाना सेट के इन लोगों को कीड़ों की तरह मसलते हुए उन्हें उठाकर अपने ज़हन होली लैंड से बाहर फेंक दूंगा, और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा अपनी कमाल की इनॉग्रेशन सेरेमनी। अब ये बेवकूफ यहाँ पे ये तो सोच रहा था कि वो टियाना सेट की सीक्रेट टेक्निक को सीख लेगा और उन्हें उठाकर बाहर फेंक देगा, लेकिन वो वहाँ पे ये नहीं सोच पा रहा था कि चाओ फेंग तो उसे बस वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही टेक्निक सिखाने वाली थी, तो फिर वो बाकियों का मुकाबला कैसे कर पाता? वो बेवकूफ वहाँ पे ये सब सोच ही नहीं रहा था। खैर उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, ज़हन होली लैंड की प्रिजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ में एसाटाजू माता जाओ डी को लेकर जाओ ही के सोल सी रैलम से बाहर आ चुके थे। पर तब तक जाओ ही के सोल सी रैलम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था कि वो बेचारा वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुका था। और एसाटाजू को वहाँ पे आते हुए देखकर निंगयू जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे जाओ ही के बारे में बताते हुए कहती है, एसाटर अभी थोड़ी देर पहले तक ये मुझे बता रहा था कि इसका सर घूम रहा है और इससे अपने सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और ये कहते कहते ही अचानक से यहाँ पे गिरकर बेहोश हो गया था। और एसाटाजू को वहाँ पे ये सब बताते बताते ही उसकी नजर वहाँ पे माता जाओ डी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर निंगयू भी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अब आप कौन है? जिस पे माता जाओ डी उसे वहाँ पे जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे जाओ ही के ऊपर अफसोस करते हुए कहते हैं, क्या वाकई ये यहाँ पे चक्कर खा के गिर गया था? इसका छोटा भाई जाओ जी तो बहुत ही ज्यादा कमीना निकला, जो अपने बड़े भाई को यहाँ पे इतने सालों तक कैद रख के उसे टॉर्चर करता रहा, और उसी के चलते अब बेचारा जाओ ही इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। और ये कहकर माता जाओ डी वहाँ पे जल्दी से बात को बदलते हुए एसाटाजू से कहते हैं, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से। मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जाओ जी अब कभी भी यहाँ पे आता होगा। वैसे मेरी और जाओ ही दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी जो तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पे चले आए, वरना तो न जाने हम दोनों कब तक इसी प्रिजन के अंदर कैद रहते। और इसी तरह से बातें करते हुए माता जाओ डी धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगा था, लेकिन एसाटाजू तो अभी तक भी वहाँ पे शांति से अपनी जगह पे ही खड़े हुए थे, जो देखकर माता जाओ डी भी अपनी जगह पे रुककर पलटते हुए वहाँ पे एसाटाजू की तरफ देखने लगा था, जैसे वो वहाँ पे एसाटाजू से पूछना चाह रहा हो कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे। जो देखकर एसाटाजू भी वहाँ पे कोल टून में उससे कहते हैं, अभी तक मेरे सवाल खत्म नहीं हुए, और वैसे भी अभी तक तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। अब एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे माता जाओ डी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसने तो वहाँ पे सोचा था कि वो एसाटाजू को चकमा देते हुए यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि एसाटाजू को चकमा दे पाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वो वहाँ पे घबराते हुए एसाटाजू से कहता है, तुम और मुझसे क्या जानना चाहते हो? मेरे ख्याल से तो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि वो खतरनाक जंग क्यों हो रही थी? तो उस समय हुआ ये था कि पर इससे आगे माता जाओ डी एसाटाजू को वहाँ पे कुछ भी बता पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि उन्हें भी वहाँ पे अपने सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो गया था, और ये दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ पे उनसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर पूरा जोर लगाते हुए कहते हैं, उस समय काफी सारे लोग टियाना सेट के खिलाफ हो गए थे, और वो लोग और इससे आगे माता जाओ डी वहाँ पे कुछ भी कह पाते। उनके सर का दर्द वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था, और अपने उसी दर्द के चलते वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एसाटाजू से कहते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे इस तरह से परेशान मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे सही से कुछ भी याद नहीं है। और ये कहकर माता जाओ डी वहाँ पे अपने सर को पकड़ते हुए खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहते हैं, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है मेरे दिमाग के साथ? वही माता जाओ डी की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं कि निंगयू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए एसाटाजू से कहती है, क्या इनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी सोल डैमेज हो चुकी है? अब निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू उसे वहाँ पे जवाब देने
करने की बजाय उल्टा वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए माता जाओडी की सारी मेमोरीज को अपने हाथों में ले आती हैं और उन्हें वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चेक करने लगे थे, जिसके अंदर आज से 10 लाख साल पहले क्या हुआ था ऐसी कोई भी मेमोरी मौजूद नहीं थी। जो देखकर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में लिंगयू को बताते हैं कि इसकी मेमोरी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और इसे भी बाकी सभी लोगों की तरह 10 लाख साल पहले क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसके कोर कॉन्शियसनेस के अंदर जाना होगा। और ये कहकर ऐसा तजु जैसे ही वहाँ पे दोबारा अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके कोर कॉन्शियसनेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले माता जाओडी ऐसा तजु को वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं नहीं रुको रोको, मुझे इस समय बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, कुछ दिनों तक सब कुछ मुझे खुद ब खुद ही याद आ जाएगा, मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने जाओही का इस्तेमाल करते हुए टैलेंट सेट के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसमें टैलेंट सेट की मैजिक के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था और जाओजी को उसी बुक की ही तलाश है क्योंकि जाओजी किसी भी हालत में टैलेंट सेट की सीक्रेट टेक्निक्स को सीखना चाहता है। वो टैलेंट सेट की सीक्रेट टेक्निक्स के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो उन्हें सीखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर वो मैजिकल बुक उसके हाथों में लग जाती है तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि जाओजी कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखना कि वो बुक किसी भी हालत में जाओजी के हाथों में नहीं लगनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना कि वो टैलेंट सेट की कोई सीक्रेट टेक्निक भी ना सीख सके। बाकी जैसे जैसे मुझे बातें याद आती रहेंगी मैं तुम्हें उस सब के बारे में बताता रहूंगा। और ये कहकर माता जाओडी जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए दोबारा से जाओही की सोल सीरियलम के अंदर चला गया था। जो देखकर ऐसा तजु भी वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं तो उसे टैलेंट सेट की सीक्रेट टेक्निक में इंटरेस्टिंग है। और ये कहते हुए तजु के फेस के ऊपर एक डबल स्माइल भी आ चुकी थी जिसे अगर बेचारा जाओजी वहाँ पे देख भी लेता तो उसकी टैलेंट सेट की सीक्रेट टेक्निक को सीखने की इच्छा एक ही झटके में खत्म हो जाती। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ज़ियानवू होली लैंड के एक और कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाओ फेंग ने बहुत ही चालाकी के साथ अपनी सीक्रेट टेक्निक का बहाना बनाते हुए बेचारे जाओजी को वहाँ पे 2 टेबल्स के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था और उसके सर के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई भी रख दी थी और सिर्फ इतना ही नहीं उसे वहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था। जो देखकर बेचारा जाओजी खुद भी वहाँ पे परेशान होते हुए चाओ फेंग से कहता है सीनियर क्या टैलेंट सेट के डिसेबल्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, जिसपे चाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है बिल्कुल, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है पर क्योंकि तुम्हें टैलेंट सेट की टेक्निक को सीखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर टैलेंट सेट के एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और ये कहते हुए चाओ फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपने पास एक स्टिक को भी बाहर निकाल लिया था जिसे वो वहाँ पे बेचारे जाओजी को दिखाते हुए कहती है ये वेपन मुझे टैलेंट सेट के मास्टर ने पास डाउन किया था, इसके सिर्फ एक हिट के साथ ही आप अपनी आंखों और दिल को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके सर के ऊपर वहाँ पे उस स्टिक की मदद से दे पाती है और दूसरे हिट के साथ उसे वहाँ पे बताती है कि जब इस स्टिक की मदद से किसी के सर के ऊपर 2 बार मारा जाता है तो उस पर्सन की बॉडी के अंदर मौजूद उसका हिडन स्पिरिचुअल टैलेंट भी एक्टिवेट हो जाता है और तीसरे हिट के साथ कोई भी कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और ये कहकर तो चाओ फेंग ने वहाँ पे उसे तीसरे हिट के साथ उठाकर काफी दूर फेंक दिया था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे चाओ फेंग के पास आकर उससे माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है क्या वाकई ये स्टिक टैलेंट सेट का कोई ट्रायर है? अगर वाकई ये टैलेंट सेट का कोई ट्रायर है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये यहाँ पे जाओजी को देना चाहिए क्योंकि ऐसे कोई भी ट्रायर देना बेकार है। जिसपे चाओ फेंग भी उसे वहाँ पे माइंड टू माइंड ही जवाब देते हुए कहती है किसने कहा कि ये एक ट्रायर है? ये तो बस हमारे टैलेंट सेट की किचन में पड़े हुए एक चमचे की स्टिक है। मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं इतनी आसानी के साथ अपने टैलेंट सेट के कल्टीवेशन मेथड्स को इस जैसे घटिया इंसान को सिखा दूं। मैं तो ये सब बातें से मजे चखाने के लिए कर रही हूँ। चाओ फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे हैरान होते हुए हंसने लगा था और वो वहाँ पे अपने मन में कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सीनियर सिस्टर भी इस तरह से लोगों को धोखा देते हुए उनके मजे लेगी। चलो जो भी है कम से कम वो अपने पिछले दर्द से तो बाहर आ पा रही है। और ये सोचकर लिंगजू वहाँ पे चाओ फेंग के ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे जाओजी से कहता है अब से अगर तुम अपनी पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें टैलेंट सेट के मैजिक को सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अंदर टैलेंट सेट के मैजिक के ऊपर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लोगे। चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ, इस तरह से बच्चों की तरह रोते मत रहो। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा हो गया था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है अभी मैं तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने का नाटक करने लगा था। और देखते ही देखते लिंगजू ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में एक छोटा सा यूनिवर्स बना दिया था जिसके अंदर से छोटे छोटे स्टार्स भी दिखाई दे रहे थे और वो सभी स्टार्स वहाँ पे स्नोफॉल के रूप में बेचारे जाओजी के ऊपर ही गिरने लगे थे। और ऐसे कमाल के मैजिक को देखकर तो जाओजी तो वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो एक्साइटेड होकर जल्दी से वहाँ पे लिंगजू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ऐसे कमाल के मैजिक को मैं कब मास्टर कर पाऊंगा। जिस पे लिंगजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम टैलेंट सेट के सीक्रेट वेपन से 3 बार मार खा चुके हो, जिसके चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी वहाँ पे अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है क्या वाकई ही? पर मुझे तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी अलग महसूस नहीं हो पा रहा। जिस पे लिंगजू वहाँ पे एक बार फिर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने का नाटक करते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद ही एक बार ट्राई करके देख लो। और ये कहकर लिंगजू ने अचानक से वहाँ पे आगे बढ़ते
करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जाओ जी भी जल्दी से वहाँ पे अपनी पंप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जैसे जाओ जी की वो पंप टेक्निक है लिंगजू के अटैक के साथ टकराती है तो वो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर वहाँ पे लिंगजू को हिट हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा लिंगजू भी उड़ते हुए वहाँ पे पीछे जा गिरा था और जानबूझकर वहाँ पे नाटक करते हुए जाओ जी को ऐसा दिखाने लगा था कि जैसे उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा हो। वहीं लिंगजू नीचे जमीन पे लेटे लेटे ही जाओ फेंग को आंख भी मार देता है, जो देखकर जाओ फेंग भी वहाँ पे समझ जाती है कि लिंगजू भी बस उसी की तरह वहाँ पे नाटक कर रहा है। इसलिए जाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज है। और ये कहकर जाओ फेंग भी अचानक से ही वहाँ पे नाटक करते हुए कहती है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो वाकई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन उसने तो मुझे भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया। इसका मतलब है कि हमारे टैलेंट सेट का वो सीक्रेट ट्रायर है तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी अच्छे तरीके के साथ काम कर रहा है। इसलिए मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम कुछ समय के लिए लगातार उस सीक्रेट ट्रायर का इस्तेमाल करते रहो ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ती रहे। और जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पे पहुंच जाएगी तो तब मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक का बाकी हिस्सा सिखाऊंगी। वहीं जाओ फेंग की ये बात सुनकर तो जाओ जी और भी ज्यादा वहाँ पे खुश हो गया था और लिंगजू को हराने के बाद तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए वो टैलेंट सेट के उस सीक्रेट ट्रायर की तारीफ करते हुए कहता है टैलेंट सेट के सीक्रेट ट्रायर का तो कोई भी जवाब नहीं है। और ये कहकर जाओ जी वहाँ पे उनसे अलविदा लेते हुए अपने रूम की तरफ रवाना हो चुका था, लेकिन अभी तक भी जाओ जी वहाँ पे पागलों की तरह लगातार वहाँ पे उस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने सर के ऊपर मारते जा रहा था, जो देखकर तो उसके डिसेबल्स को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका लीडर ये सब कर क्या रहा है। इसलिए वो डिसेबल्स वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर मास्टर किचन में इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई अपने सर के ऊपर पहन कर क्यों फिर रहे हैं और उसी के साथ साथ उस स्टिक की मदद से अपने सर के ऊपर मार क्यों रहे हैं, कहीं हमारे मास्टर पागल तो नहीं हो गए। जिस पे दूसरा डिसेबल उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है कि ये तुम कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, वो हमारे सेंट है और वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है जरूर से इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा ना सोचते हुए बस अपने सेंट की मदद करनी चाहिए। और ये कहकर वो दोनों डिसेबल्स भी अपने दिमाग के ऊपर ताला लगाते हुए अपने सेंट के पीछे निकल जाते हैं, जबकि इसी बीच हम उस कोर्टयार्ड के नीचे एक और डिसेबल को देखते हैं जिसकी वहाँ पे पहले वाले डिसेबल्स की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से सक कर लिया गया था और उसे मुर्दा हालत में उसी कोर्टयार्ड के अंदर ही फेंक दिया गया था। अब ये किसने और क्यों किया था ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।